क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी में इतिहास को देखेंगे, हमारे अतीत पार्ट 2 को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन इतिहास को देखेंगे। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। और सारी एनसीईआरटी को आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ये क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी आपको मैं कवर करा दूंगा। इसके अलावा जो है आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे और लोग भी इसको जो है इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो है लिंक वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री में तीसरा चैप्टर है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। अर्थात इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास कैसे रहा और दिल्ली में किन किन राजवंशों ने कब कब शासन किया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लिखा हुआ है कि हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्य के केंद्र बन गए, जहां पे चोल राजवंश स्थापित था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं था जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? तो याद रखना, जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में दिल्ली कभी राजधानी नहीं रही है, मध्यकाल में राजधानी रही है। ठीक है, आगे लिखा है, इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना? 12वीं शताब्दी में बना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे दिया है, तालिका 1 पर नजर डालिए। अभी हम नीचे देखेंगे, पहल तोमर राजवंश राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? फिर आगे बढ़ेंगे, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें हम चाहमान के नाम से जाना जाता था, ने परास्त किया। तो दिल्ली पे पहले शासन किसने किया? तोमरों ने किया। तोमरों के बाद चौहानों ने किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, क्योंकि चौहानों ने भी दिल्ली की राजधानी बनाई थी और तोमरों ने बनाई थी। आगे भी बहुत विस्तार से जानकारी यहाँ दी गई है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ जो है देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। तो दिल्ली को देहली वाल कहा जाता था प्रारंभ में। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है कि 13वीं सदी में 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। तो आप दिल्ली के कुछ चुने हुए शहरों को पहले आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद ये है, फिरोज शाह कोटला ये है आपका, ये है यमुना नदी। यमुना नदी आज वर्तमान में यहाँ से बह रही है। तो याद रखना, नदी पहले यहाँ से बहती थी, इसका मतलब है नदी अपना मार्ग बदलती हैं। ठीक है, विसर्प आकार में बहते हुए उत्तर भारत में। हौज खास आप दे सकते हैं, सिरी दे सकते हैं, जहां जो है जहांपनाह नगर दे सकते हैं, तुगलकाबाद दे सकते हैं, आदिलाबाद दे सकते हैं, दिल्ली एक कोना दे सकते हैं, कुतुब मीनार दे सकते हैं, हौज ए सुल्तान दे सकते हैं। तो दिल्ली के ये नगर आज भी हमें यहाँ पर मिलते हैं देखने को, और ये उसी समय दिल्ली सल्तनत में बसाए गए। तो दिल्ली के अलग अलग केंद्रों में अलग अलग जो शहर बसाए गए, और कहा जाता है दिल्ली 7 बार जो है उजड़ी है और 7 बार बसाई गई है। तो दिल्ली को अलग अलग राजाओं ने 7 बार बसाया है। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। लिखा है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। ठीक है, आगे यहाँ दिया गया है, जिस इलाके पर हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे जहांपनाह हो, चाहे आपका दिल्ली एक कोना हो या सीरी हो। तो ये अलग अलग राजाओं ने इसको बसाया है। हम सब के बारे में एक एक के बारे में अभी हम आगे बढ़ के देखेंगे। यहाँ तालिका में आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दिल्ली के शासक सबसे पहले कौन थे? तो दिल्ली में सबसे पहले राजपूत राजवंश में तोमरों का शासन था, और दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो अनंग पाल ने किया था। कब? 1130 से 1145 तक शासन किया। उसके बाद चौहानों का आया। तो ये क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चौहानों का जब शासन आया तो चौहानों ने 1165 से 1192 तक का शासन किया, क्योंकि जो है
यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है, जिसे हम पृथ्वीराज जो है तृतीय भी कहते हैं, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुए मोहम्मद गौरी से, और यहीं से तुर्की राज की स्थापना हो गई भारत में। तो प्रारंभिक तुर्की शासक कौन कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल कब से कब है। फिर इल्तुतमिश शासनकाल कब से कब है, रजिया का शासनकाल कब है, और गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। और याद रखना, इस जो प्रारंभिक तुर्क शासक लिखा है, इन्हीं को हम गुलाम वंश कहते हैं। तो गुलाम वंश में शासन किसने किसने किया है, यहाँ देख सकते हैं साफ साफ। तो इसमें ऐबक के बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया और फिर बलबन, और सबका यहाँ शासन व्यवस्था दी गई है। और जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक शासन किया है, ये भी आपको याद रखना है। गुलाम वंश के बाद खलजी वंश है, जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। तो जो खिलजी वंश है वो शासन कब से कब तक किया? 1320 तक किया है। कब से? 1290 से लेकर के। फिर खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। अब आपसे एक क्रम एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना। तो तुगलक वंश ने शासन कब से कब किया? 1320 से लेकर 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों ने शासन किया। सबके बारे में यहाँ दिया है। फिर तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश आया, और उसमें सबसे प्रमुख राजा कौन थे? खिज्र खां थे। तो सैयद वंश ने शासन कब से कब किया? 1414 से 1451 तक। और फिर इसके बाद लोदी वंश आया, उसमें बहलोल लोदी के बाद में आपका जो है सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। और याद रखना, ये 1500 जो है 26 तक शासन किया था, 1451 से। और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोदी को, और यहीं से मुगल सत्ता की शुरुआत हो गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सब इन सभी सुल्तानों में, राजवंशों में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया है, तो शासन किया है तुगलकों ने किया है, 1320 से लेकर 1414 तक। ये आपको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा इसमें एक फैक्ट ये है, अगर आपसे पूछा जाए इन सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये भी आपको पढ़ना है। तो दिल्ली कि कौन कौन शहर हैं, कौन कौन राजा किया, किसके कौन से काम हैं, सबको हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते जाएंगे। लिखा है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे यहाँ मुगल राजा आए थे तो उन्होंने अपने आप को बादशाह कहते थे, लेकिन दिल्ली के जब सुल्तान आए, मतलब राजा आए, तो अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ये बात याद रखना, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो जो तारीख या जो है तवारीख क्या है, ये प्रशासन का एक भाषा है और ये फारसी की लैंग्वेज है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वह न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो न्याय संगत चीजों पर राजाओं के ये लोग काम करते थे। न्याय चक्र क्या होता है, लिखा है, ये भी याद रखना। पहले आपको एक चीज मैं और बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जो दिल्ली के सुल्तान होते थे, ये राज्य के सर्वोच्च नागरिक, राज्य का सर्वोच्च सेनापति, राज्य का सर्वोच्च जो है आपका जो है न्यायाधीश, राज्य का सर्वोच्च कानून निर्माता, और सब कुछ यही होते थे, सुल्तान ही होते थे। तो सुल्तान से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता था। उसी के दरबार में जो निर्णय दिया गया वही जो है मान्य होता था। लिखा हुआ है न्याय चक्र क्या है। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुजबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना जी नहीं सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो किसान अगर खुश हैं तो सैनिक खुश हैं, क्योंकि सैनिकों को वेतन मिलता है, और राजा जब सैनिक खुश हैं तो राजा भी खुश हैं, और राजा का साम्राज्य बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है, याद रखना, न्याय चक्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है। तो लिखा है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन का अधिकार उनको विरासत में मिल जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं जिनको विरासत में उनके पिता द्वारा शासन मिल गया है। लिंग भेद क्या है। स्त्रियों पुरुषों के बीच सामाजिक और
शरीर रचना संबंधी अंतर तो होता है, लेकिन खास तौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, जो अंतर है वो प्रकृति ने स्वयं किया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। काम पुरुषों ज़्यादा महिलाएं करती हैं, ये बात फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। लिखा है ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, ठीक है, जो शासन व्यवस्था का काम देखते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो ये लोग इतिहास में राजा की खूब बड़ाई करते थे, कभी राजा की बुराई ये लोग नहीं करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रखना है। 1336 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया जानते हैं, सिंहासन पर जब बैठी, रजिया का सबसे बड़ा कमी क्या थी पराजय में? उसका स्त्री होना। अगर वो स्त्री नहीं होती तो भारत की सबसे बड़ी सुल्तान होती वो। लिखा है युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासन के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। वहां का समाज मान्यता दे ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो महिला थी। इसलिए कहा जाता है कि रजिया के असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसका महिला होना। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, और इसी कारण जो है 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। किसको? रजिया को हटा दिया गया, और रजिया सबसे योग्य थी, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखा है रजिया के बारे में, लिखा है मिनहाज ए सिराज का सोचना है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ये कहते हैं। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस राज्य की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। तो यह काकतीय राजवंश के बारे में तुलना की गई है रजिया से। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। वह एक और महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी जो है जिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकलता है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, मतलब ये बताया गया है, इसको आप लोग को जो है बच्चों को बताया जाएगा वहां पे क्लास में, ठीक है, बताया गया है, वो एक होमवर्क है उनका। आगे लिखा है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नजर। मतलब यह हुआ कि खिलजी शासन काल में और तुगलक काल में प्रशासन कैसा था, ये उसके बारे में जानकारी दे रहा है। लिखा है दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया। तो सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जिसे हम चालीसा कहते थे, तो उसी को गुलामों का सूबेदार नियुक्त किया गया, अधिक पसंद किया। इन गुलामों को फारसी में क्या कहते थे? बंदगा कहते थे। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि याद रखना, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि इल्तुतमिश के समय में जो गुलाम थे, जो सूबेदार के रूप में नियुक्त होते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम बंदगा कहते थे, और उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। तो गुलामों को जो है इस समय काफी महत्व दिया गया। तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का। और ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। तो गौरी का गुलाम कौन हुआ? जो है कौन हुआ? तो ऐबक हुआ। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन हुआ? बलबन हुआ। तो सब एक दूसरे गुलाम थे और बहुत ही बुद्धिमान होते थे, और इनको जो है बेटों की तरह ही महत्व दिया जाता था। लिखा है सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को
हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। गुलाम बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते थे। क्या आपको गुलाम के बेटे के बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? क्यों? क्योंकि ये लोग योग्य होते थे, और अगर ये योग्य रहेंगे तभी लोग शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा सकेंगे उनके लिए। ठीक है, तो आप देखा होगा, चाहे आपका इल्तुतमिश हो, ऐबक हो, सब एक से बढ़ के एक योद्धा थे, चाहे वो बलबन क्यों ना हो। ठीक है, लिखा हुआ है खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे। मतलब किसका इस्तेमाल करते थे? तो वो जो है इस्तेमाल करते थे गुलामों का, और साथ ही अपने अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इनसे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती, क्योंकि कभी कभी ये विद्रोह भी कर देते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं होते थे, क्योंकि राजा के प्रति जिम्मेदार होते थे। लेकिन राजा का जब बेटा राजा बनता था तो वो उत्तराधिकारी, मतलब ये जो है वफादार नहीं होते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा था कि निम्न वर्ग को उच्च पद पर नहीं बैठाना चाहिए। लिखा है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कौन थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल शराब बनाने और बेचने वाला जो है फिरूज हज्जाज नामक नाई मनका जो है ये जो बनाने वाले बावर्ची होते हैं, लट्ठा और पीरा नामक मालिकों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर कौन बैठाया था? तो ये नोट कर लेना, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के रूप में देखा। तो कहने मतलब है कि जो बर्नी था उसने कहा कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की अयोग्यता है, अविवेकपूर्ण काम है, जिस कारण वो निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया है। आगे लिखा है पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो जो सूबा होता था, राज्य होता था, वहां के प्रधान को सूबेदार कहते थे। ये इलाके एकता कहलाते थे। तो एकता किसे कहते थे? तो राज्य को एकता कहते थे और उसके मुखिया को सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती भी कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके में राजस्व की वसूली किया करता था। मतलब कि उसे वेतन नहीं मिलता था, जो राजस्व की वसूली करता था वही उसका वेतन होता था। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों को ही तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता छोटे बड़े समय के लिए ही मिले, मतलब कुछ समय के लिए मिले, वंशानुगत न मिले, जिससे वो उनको हम काबू में रख सके, वो मनमाना काम न कर सके, जिसके बाद उनका हस्तांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती जो होते थे लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था और इन्हीं से राज्य की हिसाब लिया जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती जो है द्वारा निर्धारित कर की वसूली और तय संख्या के अनुपात सैनिक रखे हैं, मतलब कि उनको भी सीमा में बांधा जाता था, नहीं तो ये लोग विद्रोह कर देते थे। ठीक है, आगे लिखा है जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। मतलब कि जो छोटे छोटे भूस्वामी थे उनको भी जीत करके अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपन नियंत्रण में ले लिया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू राजस्व था और वसूली का काम था वो जमींदारों से ले लिया और उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया। ठीक है, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब जमींदारों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया कि वो भी कर चुकाएंगे। ठीक है, वो भी कर उनको देना पड़ेगा। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 प्रकार के कर होते थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो खराज क्या है? तो ये कृषि पर लगाया हुआ कर है और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था और घरों पर, जिसे हम जो है घरी कर कहते हैं, इसे हम चराई कर कहते हैं, और कृषि पर, ये तीनों कर किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। आगे बढ़ते हम लोग। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर, मतलब दूर के प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली से दूर जाते थे वैसे शासन व्यवस्था चलाना कठिन था। जैसे दिल्ली से जो बंगाल का क्षेत्र था ये बहुत दूर था, इसलिए यहाँ के राजा हमेशा क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे। उसी तरह दक्षिण भारत के राजा भी जो है दिल्ली के नियंत्रण में जल्दी नहीं आते थे। आगे लिखा है, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। क्यों? क्योंकि राजा का नियंत्रण वहां स्पष्ट नहीं था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों में रहने वाले क्षेत्र, जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं मतलब कि असक्षम थी, स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों को अपना शासन जमा लिया। तो जहां पर सेना नहीं पहुंच सकती थी वहां पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना जो है अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ समय बाद क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। कहने का मतलब यह है कि जो दूर के क्षेत्र होंगे वहां पर शासन करना आसान नहीं है, इसलिए वहां पे विद्रोह अक्सर होते थे। यहाँ पे एक रोचक जानकारी दी गई है, सरदार और उनकी किलेबंदी क्या है। अफ्रीका देश में एक मोरक्को नामक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में। 14वीं सदी में वहां एक यात्री था, उसका नाम था इब्न बतूता, और इब्न बतूता आया था भारत। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, रहला, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा, इसने जो है इसको दिल्ली का काजी बनाया गया था, और काजी किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। कहाँ का? तो दिल्ली का काजी बनाया था। ये नोट कर लेना आप लोग। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसे कहाँ का राजदूत, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बना के कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। तो इसे चीन भी भेजा था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखना किस देश का रहने वाला है? मोरक्को का, और मोरक्को को उस समय मूर देश कहते थे, ये भी याद रखना। ठीक है। तो यहाँ इब्न बतूता जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। एक रोचक कहानी यहाँ दी गई है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक हो। आगे लिखा है चंगेज खां। चंगेज खां कौन था? तो मंगोल था, मंगोलिया का रहने वाला था। तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। तो आपसे पूछा जाएगा आधुनिक उज्बेकिस्तान को मध्यकाल में क्या कहते थे? तो ट्रांस आक्सियाना कहते थे। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे। और कौन था किसने आक्रमण किया था यहाँ पर? तो चंगेज खां। कौन था? मंगोल था। कब किया? 1200 जो है 19 में किया। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, मतलब आक्रमण बढ़ गया। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना रखनी पड़ी। तो मंगोलों से मुकाबला करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी बड़ी सेना और प्रशासन मजबूत किया था, क्योंकि मंगोलों बहुत ज्यादा लुटेरे थे और जो दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा परेशान किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। ठीक है। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी शासकों का शासन था। तुगलकों के बाद तब तक जो है कई नगर बस गए थे, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है विद्रोह की लहर तेज हो गई।
उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे शासक, एक नए शासक समूह भी उभरे। जैसे राजपूतों में कौन था? तो राणा सांगा थे। अफगानों में कौन था? लोदी थे। आगे लिखा है, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके पर प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चल करके उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट जो है हुमायूं को जो है क्या कर दिया, उसे चुनौती दी और परास्त कर दिया। तो हुमायूं का शासनकाल 2 बार था, 1530 से 1540 किया। फिर बाद में जब शेरशाह सूरी का साम्राज्य खत्म हो गया तो 1555 से 1556 फिर शासन किया। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्षों 1540 से 1545 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपना करके उन्हें भी चुस्त किया। तो याद रखना, शेरशाह सूरी का प्रशासन हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महान सम्राट अकबर जो है 1500 कब से, तो 1556 से 1605 तक ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया और उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो ये हम आगे चैप्टर आगे पढ़ेंगे अकबर के बारे में, सबके देखेंगे। मुगल का अगला चैप्टर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। मैंने इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट था बता दिया है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों का इतिहास जानेंगे कि मुगलों के बारे में बेसिक जानकारी क्या है, क्योंकि इसके बाद हम अगली क्लास में बढ़ेंगे तो यहाँ हमें और बेसिक जानकारी और अच्छे से मिलेगी, तभी हमें बेसिक जानकारी यहाँ जानना है। लिखा है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि भारत में जाहिर सी बात है लोगों और संस्कृतियों में बहुत विविधता है। इसके बावजूद भी अगर कोई शासन कर ले रहा है तो वो उसकी योग्यता है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य को पूरा किया जो अब तक के केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो याद रखना, मुगलों ने पहले दिल्ली और फिर आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी, ये बात याद रखना, और यहीं से धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था का विस्तार शुरू कर दिया और 17वीं और शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए हुए उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। आज भी जो है मुगलों के प्रशासन और मुगलों के जो राजस्व व्यवस्था के बारे में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है प्रशासन में उसकी जानकारी मिलती है। यह एक ऐसी, और शब्दावलियों का इस्तेमाल भी किया जाता है, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और आपको पता होगा झंडा भी फहराते हैं। यह है आपका दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला का जो ये फोटो है, ये बहुत पुराना फोटो है। ये दिखाया गया है कि जो है दिल्ली के लाल किले पर झंडा जो फहराया जाता है तो ये मुगलों की ही विरासत थी। आज भी इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे लिखा है, मुगल कौन थे? तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, तो बाबर जो है, बाबर याद रखना, ये तैमूर और मंगोलों का मिश्रण था। कैसे? माता की ओर से वह मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, तो उसके उत्तराधिकारी थे। तो बाबर माता की ओर से जो है चंगेज खां का 14वां वंशज था। पिता की ओर से बात करें तो पिता की ओर से वो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक है, के वंशज थे। तो तैमूरों का ये 5वां वंशज था। तो बाबर माता की ओर से मंगोल था, मंगोलों का जो है 14वां वंशज था और तुर्कों का जो है तैमूर का 5वां वंशज था। इसीलिए कहा जाता है बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों का मिश्रण था। आगे लिखा है, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल
कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित, क्योंकि चंगेज खां ने बहुत से लोगों की हत्या की थी, तो मुगल उसको अपने जो है इतिहास से जोड़ना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखना तैमूर ने भी दिल्ली पर कब्जा किया था, तो यही याद रखना उनके वंशजों ने पहली बार ही यहीं से दिल्ली पर शासन किया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने जो है तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, तो तैमूरों को ये लोग अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है मुगल फौज अभियान। मुगल जब फौज चलती थी तो उसी का एक यहाँ दिखाया गया है। सबसे आगे पैदल सैनिक होते थे, फिर घुड़सवार वो हाथी की सेना होती थी, और फिर अंत में घुड़सवार सेना होती थी, और इसी तरह वो लोग युद्ध लड़ते थे। मुगल सैन्य अभियान में तोपें भी होती थी। आप ये देख सकते हैं, तोपों को भी दिखाया गया है, यहाँ सेना को भी दिखाया गया है। प्रथम मुगल शासक बाबर जो है कब से कब तक शासन किया? 1526 से 1530 ने, जब 1494 में फरगना कहाँ? ये फरगना लिखा है, ये फरगाना लिखा है, लेकिन फरगना कहते हैं। फरगना कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में। फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक जो है गद्दी छोड़नी पड़ी। तो याद रखना, जो सरेपुल के युद्ध में जो है उज्बेकों ने बाबर को पराजित किया और बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा। और याद रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा जब बचपन में बाबर छोटा था, तो हमेशा उसको कहानी जब बताते थे तो बताते थे कि हमसे जो फरगना है, जैसे मान लीजिए भारत का जो है आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो फरगना मान लो यहाँ पर है उज्बेकिस्तान में, तो बताते थे कि हमारे से दक्षिण में एक राज्य है, उसका नाम है हिंदुस्तान। तो बाबर के पिता बाबर के मन में हिंदुस्तान की लालसा को पैदा किया। बाबर के पिता बाबर से कहते थे कि हिंदुस्तान नामक एक देश है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं 12 महीने, फसल 12 महीने होती है, वहाँ मीठे फल पाए जाते हैं, और वहाँ तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो और वहाँ शासन करना बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके मन में, बाबर के मन में हिंदुस्तान पर शासन करने का अगर किसी ने ये जो है उसके मन में बात बैठाई थी, तो उसके पिता ने बैठाई थी कहानियों के माध्यम से। तभी उसने जो है दक्षिण की ओर बढ़ करके और जो है हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। आगे लिखा हुआ है, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया, और कहा जाता है काबुल ही उसकी कर्म भूमि हो गई, और काबुल से ही उसने दिल्ली पर कब्जा किया था। उसने 1526 में जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, और उसे दिल्ली और आगरा को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। तो पानीपत की लड़ाई में जो है या गोलाबारी का एक यहाँ दृश्य दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोपों का इस्तेमाल भी युद्ध में किया गया जाता था। यहाँ पर एक मैप दिया है, आप देख सकते हैं, ये मुगलों का शासन व्यवस्था है। ये अकबर का शासन व्यवस्था का चित्र है। जब 1605 में अकबर था तब, अब अकबर के समय में आप देख सकते हैं कि अकबर ने किस समय किस राज्य को जीता था, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो दक्षिण के, पहले हम दक्षिण भारत चलते हैं। तो दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये मुगलों के अधिकार में कब आया? जब औरंगजेब शासन कर रहा था तब आया। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो कश्मीर 1586 में अकबर ने कब्जा किया था। ठीक है, गुजरात 1572 में, 1561 में मालवा पहली विजय थी, अकबर की पहली विजय थी मालवा, ये भी याद रखना। रणथंभौर की विजय 1569 में, चित्तौड़ जो है 1568 में। इसके अलावा जो है बंगाल पे जो है 1574 में, और 1574 में पटना पर अधिकार किया था किसने? तो अकबर ने किया था। अकबर के समय में कौन कौन से राज्य थे? तो कंधार था, काबुल था, श्रीनगर था, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली पूरा, इसके बाद अजमेर, चित्तौड़, सिंध, गुजरात, बरार, मालवा, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, गोंडवाना, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना था, और उड़ीसा। ये सब राज्य किसके समय में थे? तो ये सब अकबर के शासनकाल के राज्य थे। इसी को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, उत्तराधिकार ही मुगल परंपरा। तो उत्तराधिकार याद रखना, मुगलों में उत्तराधिकार का नियम बहुत अच्छे से फॉलो किया गया। क्यों? पिता के बाद पुत्र ही बनेगा, ये वहां पर जो है फॉलो किया गया। लिखा है, मुगल
जो है ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उसमें श्रेष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था, ज्येष्ठ पुत्र ही होता था, और जो श्रेष्ठ होगा ज्येष्ठ होगा। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे जो है सदायाद ही मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाने थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। तो राज्य का विभाजन सभी पुत्रों में होता था, लेकिन ऐसा मुगलों ने नहीं किया। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या फिर जो है सदाधिकार? तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं तो योग्यता होना चाहिए, लेकिन योग्यता यहाँ नहीं थी। ठीक है, यहाँ लिखा है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। तो राजपूत राजाओं के साथ मुगल राजाओं की शादियां हुई थी। जैसे जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी, या अंबर वर्तमान जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अकबर की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, जो मारवाड़ जोधपुर की शासक की पुत्री थी। तो ये सब याद रखना, सब राजपूत शासकों से शादी किया गया था, ये भी हम आगे बताएंगे। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या था? मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो जो लोग मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं करते थे, उनसे सीधा आक्रमण होता था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, और परंतु कईयों ने इसका विरोध किया। कई राजपूत राजाओं ने कहा कि नहीं, हम मुगलों के यहाँ अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिसोदिया। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु जब वे हारे तो मुगलों से उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। तो केवल मेवाड़ के सिसोदियाओं ने जो है राजपूतों ने कभी मुगलों के सामने झुके नहीं, और जब झुके तो सम्मान पूर्वक ही उनके साथ उनका व्यवहार रहा, और उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी गई। पराजित करके परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा सके, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। कहने का मतलब है कि मुगलों ने जब राजपूतों में विश्वास प्रकट किया तो बहुत सारे राजपूत सरदार मुगलों के यहाँ काम करते थे, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर रह करके। तो मुगलों को जो है राजपूतों की वफादारी का काम जो है उनको लाभ मिला है। मनसबदार और जागीरदार क्या होता है? जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इन छोटे सरदारों के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। तो पहले क्या होता था, मुगलों में केवल तुर्की मुसलमान शामिल होते थे, लेकिन बाद में जो है ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानी, राजपूत, मराठा सब उनके प्रशासन के अंग बन गए, और ऐसे नौकरशाह को मनसबदार कहा गया। और इस व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। लिखा है मनसब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखा है। इस व्यवस्था की शुरुआत कौन किया है? तो याद रखना, ये अकबर ने किया था। ठीक है, लिखा है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। तो मनसब का मतलब क्या होता है? पद होता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व तीनों का निर्धारण होता था। ठीक है, पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, और जात की संख्या जितनी अधिक होती है, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी। ठीक है, और उनका वेतन भी उतना अधिक होता था। तो जितना जात और सवार होगा, उतना ही मनसबदार बड़ा पद माना जाएगा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने होते थे। तो याद रखना, मनसबदार के माध्यम से ही अपनी सेना को सुसज्जित किसने किया था? अकबर ने किया था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाने और सैनिकों की पंजीकरण करवाते थे। घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों का पंजीकरण होता था, अर्थात सैनिकों का हुलिया लिखा जाता, क्योंकि उसमें पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होता था। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। उन्हें जागीर कहते थे। तो याद रखना, मनसबदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था, उन्हें एक जमीन का टुकड़ा मिल जाता था, जिसे को हम क्या कहते थे? जागीर कहते थे। उसी जागीर से जो राजस्व मिलता था, उसी से अपना खर्च चलाते थे। आगे क्या लिखा है? ठीक है, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुफ्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, और ना ही उन
प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। वो केवल शासन नहीं करते थे वहां, वो केवल राजस्व एकत्र करते थे। क्योंकि शासन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो मुगल राजाओं के अधिकार में थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। जैसे मान लो किसी मान सिंह है, तो मान सिंह को जागीर मिली कहाँ? मान लो बिहार में मिल गया, लेकिन मान सिंह काम कहाँ कर रहे हैं? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो उनके लिए वो वेतन के रूप में इस्तेमाल होता था। ठीक है, यहाँ लिखा है जात की श्रेणी क्या है। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। तो जिनके पास 5000 जात होता था उनका पद बड़ा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात पद भी थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। तो सबसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जात किसके समय में थे मनसबदारों में? तो औरंगजेब के समय में थे। ये भी याद रखना फैक्ट के रूप में। आगे लिखा हुआ है अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। तो जो जागीर दी जाती थी उसका आकलन अच्छे से करता था अकबर, ताकि इनका राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, जिससे उनके साथ बेईमानी ना हो सके। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। तो याद रखना सबसे अधिक मनसबदार औरंगजेब समय में बढ़ गए, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर वह कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल लें, क्योंकि वो जागीर दोबारा उनको मिलेगी नहीं, तो वो शोषण जनता का खूब करते थे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए औरंगजेब के समय में सबसे अधिक विद्रोह भी हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उस समय जो है खुश नहीं थे जो है आम जनता। आप देख सकते हैं ये जैसे मनसबदार अभियान पर निकल रहा है तो अपने सवारों के साथ, तो घुड़सवारों के साथ जो है मनसबदार बीच में है और अपने जो है सेना को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जब्त और जमींदार क्या होता है? जब्त और जमींदार किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। तो जो राजस्व मिलता था यही मुगलों की सबसे बड़ी संपत्ति थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। ठीक है, समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम की मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जागीरदार का प्रयोग करते थे। तो चाहे वो कोई भी हो उसके लिए जागीरदार का शब्द ही इस्तेमाल होता था, ये बात याद रखना। अकबर के राजमंत्री अर्थात वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इन्होंने 10 साल 1570 से 1580 की काला अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो 10 साला व्यवस्था कौन लागू किया था? टोडरमल ने लागू किया था। और कब से कब लागू किया था? तो 1570 से 1580, ये डेट आप याद रखना। ये बहुत ज्यादा किताबों में जल्दी मिलता नहीं है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व सुनिश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत, याद रखना प्रांतों को सूबा कहा जाता था और इसके प्रमुख को सूबेदार कहते थे। ठीक है, को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने वाले इस व्यवस्था को जब्त कहा गया है, यही आपको याद रखना है। ठीक है, इस व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर पाते थे या कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत दूर थे और वहां पर ऐसा करना संभव नहीं हो पाया। आप यहाँ एक देखिए दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बड़े बड़े जो है जमींदार जो है जागीरदार कैसे धन लूटते थे जनता से और नहीं मिलने पे मारते भी थे। आप देख सकते हैं कैसे लोग मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये उसी का एक नमूना दिखाया गया और ये भी दिखाया गया है कि ये रिश्वत भी ले रहे हैं। जो ये आप देख सकते हैं ये भ्रष्टाचार अर्थात रिश्वत लेने का काम कर रहे हैं, इसको भी एक दृश्य के माध्यम से यहाँ बताया गया है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे।
17वीं शताब्दी के आखिरकार ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को चुनौती दी और उनके कहीं न कहीं पतन का कारण भी बना। यहाँ लिखा है अकबरनामा और आईने अकबरी। तो ये किसने लिखा था? ये अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा अकबर का इतिहास लिखा था। ठीक है, तो इसमें एक रोचक कहानी बताई गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह अपने शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों मतलब 3 भागों में लिखा है। तो याद रखना, और जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली अकबरनामा याद रखना, जो आईने अकबरी है वो 3 भागों में है। पहला जो जिल्द है अर्थात पहला जो भाग है वो अकबर के पूर्वजों का बयान है अर्थात इतिहास है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और तीसरी भाग में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया गया है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो अकबरनामा है वो 3 भागों में है। पहला जो भाग है उसमें अकबर के पूर्वजों का इतिहास, दूसरे में अकबर का इतिहास और तीसरे में उनके प्रशासन और साम्राज्य के बारे में ब्यौरा दिया गया है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ये सब यहाँ मिलता है। तो इसीलिए याद रखना आईने अकबरी अकबरनामा का एक छोटा सा भाग है, एक पार्ट है, याद रखना। ठीक है। और किसने लिखा था? अबुल फजल ने। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव पड़ा। तो याद रखना नूरजहां का पहले नाम था मेरुन्निसा और इसका विवाह हुआ था किससे? तो इसका विवाह पहले एक अली नाम के व्यक्ति से हुआ था, बाद में वो विधवा हो गई उससे और फिर उससे जहांगीर ने शादी कर लिया और नूरजहां की उपाधि दिया। उसी का विवरण दिया गया है। तो लिखा है मेरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह कर लिया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए, जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण और दूसरी तरफ स्वयं रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा गया। मतलब कि नूरजहां का जो है इतना प्रभाव बढ़ गया कि सिक्कों पर नूरजहां का नाम लिखवाना जहांगीर शुरू कर दिया। और जब जैसे मान लीजिए एक दस्तखत होता था तो दस्तखत पर जो अगर कहीं होता था सिग्नेचर राजा जहांगीर का भी होता था और उसके नीचे नूरजहां का होता था। इतना प्रभाव नूरजहां का बढ़ गया। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया एक आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदांत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पदन शाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये जो है एक फरमान जारी किया गया था। तो इस पर देखो दोनों का सिग्नेचर किया गया है। सुलह एक कुल क्या है? तो सुलह कुल ये इतना बता देता हूं मैं। सुलह कुल का मतलब यह था कि अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति का पालन किया था और उसके जो है पुत्र ने भी उसका पालन किया। तो सुलह कुल की नीति में यह कहा गया था कि हम जो है सभी धर्मों के साथ और सभी जो है लोगों के साथ सुलह कुल अर्थात शांतिपूर्वक रहेंगे। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई, क्योंकि उनकी प्रशासनिक कुशलता बहुत अच्छी थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा ही धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देख करके विस्मित होते गए। मतलब गरीबी को देख करके भी वो काफी जो है प्रभावित हुए। सामाजिक असमानताएं काफी साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का जो है 61.5% और उसके बाद उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे इनका प्रभाव क्या हो गया, कम होता चला गया। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इन खर्चों से, अब याद रखना, जितना खर्च करोगे उतना साम्राज्य क्या होगा, खत्म होता जाएगा। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि शिल्पकार बड़े बड़े जो है भवन बनाते थे और किसानों को भी लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, क्योंकि शिल्प और किसान ही फसलों की पूर्ति करते थे।
परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। वो पैसा तो खूब कमाते थे, लेकिन उनसे इतना कर लिया जाता था कि वो जो है हमेशा गरीब ही बने रहते थे। आगे लिखा है, इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वह उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों जैसे औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ कमाते थे। तो शिल्पकार और किसान सबसे ज्यादा शोषण उनका हुआ है। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत अधिक धन और संसाधन थे। कुलीन कौन कहते थे? जिसे जमींदार थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। जब देखा कि राजा कमजोर पड़ गए तो सब जो है सारे सरदारों ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। लिखा है आगे, इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किया और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वह दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, तथापि 18वीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वयं जो है रणनीतिक पहचान बना चुके थे। चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर होती गई, वैसे वैसे अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया और राज्य स्थापित कर लिया। इस चैप्टर में मैंने जो है इन सब चीज़ों को बताया है, इसको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। ये क्लास लगातार जारी रहेगी, आपको मिलती रहेगी। आप लोग जो है वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।